वर्षा लिफ्ट में वंश के बाहों में झूल रही थी। वंश उसे इस तरह से गिरते हुए देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया और घबरा भी गया था कि अचानक से वर्षा को क्या हो गया। वह फ़ौरन से विशेष को कॉल किया और बोला, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ और डॉक्टर को साथ में लेकर आना। यह सुनकर विशेष बोला, क्या हुआ है बॉस? वंश ने कहा, वर्षा की तबीयत खराब है, वह बेहोश हो चुकी है, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ, बहस मत करो। उसका गुस्सा और कड़क बड़ी आवाज़ सुनकर के विशेष ने फ़ौरन से हाँ में जवाब दिया और डॉक्टर को लेने चला गया। लिफ्ट से होते हुए वंश फ़ौरन से अपने कैबिन में आया। क्योंकि लिफ्ट उसके कैबिन के पास ही था, इसीलिए किसी भी एम्प्लॉय ने उसको नहीं देखा। वह वर्षा को गोद में उठाकर अपने कैबिन में लाया और सोफे पर सुला दिया। उसके गाल पर थपकी दे करके उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर वह नहीं उठ रही थी। वह खड़ा होकर के इधर से उधर टहल रहा था कि अचानक से वर्षा को क्या हो गया। तभी उसकी नज़र वर्षा के पैरों पर पड़ी। उसके पैर नीचे से बहुत ही छिल चुके थे। वह फ़ौरन से उसके पास दौड़ते हुए आया। यह सब देखकर तो वह पागल सा हो रखा था, या अचानक से वर्षा को इतना सब कुछ कैसे हो गया, और वह उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगा। तभी विशेष ने डॉक्टर को लेकर आ गया था। वंश ने वर्षा को वापस सोफे पर लिटा दिया और डॉक्टर आगे बढ़कर के वर्षा का ट्रीटमेंट करने लगे। वंश ने वर्षा का पैर भी दिखाया जिसमें वर्षा को चोट लगी थी। डॉक्टर ने वर्षा को इंजेक्शन दिया और बोले, मेरे ख्याल से इन्होंने अपने पैर का ध्यान नहीं दिया है, इनके पैरों में कोई कील चुभ गई है जो कि यह जगह बना चुका है और इससे इन्फेक्शन होने का डर है, और शायद इन्फेक्शन ही हुआ है। इस वजह से इनकी तबीयत इतनी ख़राब है और चक्कर आ गया है, और ये शायद कल से कुछ खाई भी नहीं है, इसी वजह से बेहोश हो गई हैं। इनको वीकनेस है। मैं इंजेक्शन तो दे दिया, पर मेरे ख्याल से अभी इनको ऑब्जर्वेशन में रखना ज़रूरी है, और उठने पर कुछ हल्का फुल्का इन्हें ज़रूर खिलाएं। मैं इस पर बैंडेज कर देता हूँ। जब डॉक्टर बैंडेज कर रहे थे तो वंश देख रहा था, तो बोला, डॉक्टर आप थोड़ा आराम से करें, इसे दर्द हो रहा होगा, उसके पैर पर एक भी दाग नहीं होना चाहिए। डॉक्टर को वंश के तेवर का पता था। वह कुछ नहीं बोले और वह बैंडेज करने लगे, और जाते समय वंश से बोले, मिस्टर सिंघानिया, आई थिंक कि आपको इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हॉस्पिटल में हर चीज़ की सुविधा अवेलेबल होती है और इन्हें ज़रूरत पड़ने पर हर चीज़ अवेलेबल भी कराई जा सकती है वहाँ। वंश ने विशेष की तरफ देखा तो विशेष ने अपना सर हिला दिया और वह डॉक्टर को ले जाकर बाहर तक छोड़ आया। वंश वर्षा के होश में आने का वेट करने लगा। लगभग 1 घंटे के बाद वर्षा को होश आया। उसका सर घूम रहा था। जब उसने उठने की कोशिश की तो वंश ने उसे कंधे से पकड़ के वापस लेटा दिया और बोला, चुपचाप से लेटी रहो, उठी तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तब जाकर के वर्षा को एहसास हुआ कि उसका सर वंश की गोद में था। वह हड़बड़ा करके उठ गई। वंश ने बड़बड़ाते हुए सर हिला दिया और बोला, यह लड़की मजाल है जो कि मेरा बात मान जाए। वंश उठ कर के दूसरी तरफ बैठ गया और बोला, तुम्हारी जैसी केयरलेस लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी बुरी तरह से तुम्हारे पैर में चोट लगा है और इतना तेज़ फीवर है, और कल से तुमने खाना भी नहीं खाया है, और फिर भी तुम डॉक्टर के पास जाने के बजाय तुमने ऑफिस आई। वर्षा को पता था कि वह गलत थी। उसे इस हालत में ऑफिस नहीं आना चाहिए था। अगर यह सब उसके ऑफिस में होता तो तमाशा बन जाता और ऑफिस का माहौल बिगड़ जाता। सो अलग। वह सर झुकाए हुए बैठी थी। वंश को उसे ऐसी शांत देखकर उस पर बहुत ही प्यार आ गया। उसने उसे डांटना बंद किया और अपनी टेबल से उठकर के लंच बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। वर्षा ने पहले लंच बॉक्स देखा, फिर वंश की तरफ। जैसे ही उसने अपना सर ना में हिलाई, उसके पेट में चीखे करके आवाज़ करना शुरू कर दिया था, और वह आवाज़ सुनकर के वंश हंसते हुए बोला, अभी भी ना करोगी?
वर्षा ने चुपचाप से लंच बॉक्स ले लिया और खाना शुरू कर दिया। जब वर्षा ने आधा लंच ख़त्म कर दिया तो वंश ने उसे घूरते हुए बोला, यार तुम तो बड़ी भुक्कड़ हो, मेरा ही खाना खा रही हो और मुझे भी नहीं पूछा। वर्षा खाते खाते अचानक से रुक गई, फिर खाने का बॉक्स आगे करती हुई बोली, यह तो झूठा हो गया है। वंश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, वर्षा से खाने का बॉक्स लिया और उसमें से सैंडविच निकाल करके खाने लगा और बोला, वाह कितना आज सब कुछ अच्छा बना है ना। वर्षा दूसरे बॉक्स को उठा करके खाने लगी तो वंश ने उसमें से भी एक बाइट लेने लगा। वर्षा ने बॉक्स वापस रखते हुए कहा, जब आपको इतनी भूख लगी थी तो अपना लंच मुझे क्यों दिए थे? थैंक यू वेरी मच फॉर द लंच, मैं कैंटीन में कुछ खा लूँगी। यह कहते हुए जैसे ही वर्षा उठने लगी तो उसके पैर में चोट लगी हुई थी, जिस वजह से वह खड़ी भी नहीं हो पाई। मगर वंश ने उसके हाथ पकड़ करके उसे वापस बैठा दिया, जिससे कि वर्षा संभल गई और कहा, यह लंच 2 लोगों के लिए है तो 2 लोग ही खाएंगे ना। उसके बाद वंश ने एक बैग में रखी हुई दूसरी प्लेट और उसमें से एक स्पून निकाला और दूसरे बॉक्स से बाकी का खाना निकाल करके वर्षा को सर्व किया और फिर दोनों चुपचाप से लंच करने लगे। पर अचानक से उसे याद आया कि उसके पापा ने भी तो उसके लिए आज लंच दिया था ना। वह कहने लगी, जब मैं ऑफिस आ रही थी तो पापा ने मुझे लंच दिया है। वह फ़ौरन से आगे बढ़ कर के अपना बैग उठाती है और उसमें से लंच बॉक्स निकालती है, पर पता नहीं उसके हाथ से कैसे लंच बॉक्स हाथ से छूट गया और गिर गया और उसमें से जो भी खाने की चीज़ थी वह नीचे बिखर गई। वंश यह देखकर बोला, उसे रहने दो, मैं ऑफिस के सर्वेंट से साफ़ करवा दूंगा, तुम बस यह खाना खाओ। वर्षा बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि उसकी वजह से वंश का कैबिन गंदा हो गया। वह मुंह बनाते हुए बोली, मगर यह आपका कैबिन बहुत गंदा हो गया, मैं सॉरी। वंश बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं साफ़ करवा दूंगा, तुम बस इस वक्त खाना खाओ, ज़्यादा मत सोचो। यह सुनकर के वर्षा खाने लगी। पता नहीं कहाँ से उसके कैबिन में चूहा आ गया। शायद खाने को देख करके वह कंट्रोल नहीं कर पाया और वह जो नीचे खाना गिरा हुआ था वह खाने लगा। कुछ ही देर के बाद वह बहुत ज़्यादा ही तड़पने लगा और वही शांत हो गया। अचानक से वर्षा की नज़र उस चूहे पर पड़ी। वह पूरी तरह से डर गई और चीखने लगी। वंश उसे चीखते हुए देखकर बोला, क्या हुआ है वर्षा? वर्षा ने उसे हाथों से इशारा किया। वंश जब देखा कि उसके खाने के पास में चूहा मरा पड़ा है तो उसे समझते देर नहीं लगी। उसने फ़ौरन से विशेष को कॉल किया। विशेष दौड़ता हुआ आया और बोला, यस बॉस। उसने विशेष को कहा, इस गिरे हुए खाने को जल्दी से उस बॉक्स में रखो और इसे फ़ौरन से लैब में लेकर जाओ और टेस्ट करवाओ। विशेष सवालिया नज़रों से वंश को देखे जा रहा था। वंश दोबारा बोला, क्या हुआ, मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है तुम्हें? विशेष बोला, यस बॉस, मैं अभी लेकर जा रहा हूँ। और वह फ़ौरन से इस बॉक्स में थोड़ा खाना उठाया और उसे लैब में लेकर गया। वर्षा हैरान नज़रों से वंश को देख रही थी और कहने लगी, आपको क्या लगता है कि इस खाने में जहर है? वंश को तो पहले से ही गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से भरी आंखों से वर्षा की तरफ घूरते हुए देखा। हाँ, मुझे बिलीव था, यह तो होना ही था और मुझे पहले से पता था। पहले इसका रिजल्ट तो आने दो और यह सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है, मैं खुद से बनाकर नहीं कह रहा हूँ। और वैसे भी तुमने ही इस चूहे को खाते हुए और मरते हुए भी देखा है, मैं तो देखा भी नहीं हूँ। यह देखकर और सुनकर वर्षा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसके पापा ऐसा कर सकते हैं। मगर अचानक से उसके दिमाग में यह बात आई कि वह आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं? आखिर मैं तो उनकी अपनी औलाद नहीं हूँ और अगर मुझे मारेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? इतना बड़ा धोखा वह कैसे कर सकते हैं?
अच्छा हुआ कि मैं अपना रहने का ठिकाना चेंज कर ली। तभी वह दौड़ते हुए भागते हुए अन्नू आई। अन्नू फ़ौरन से वर्षा के पास आकर उसे गले लगा ली और बोली, कहाँ थी यार? मैं एक दिन नहीं आई तो तुम्हारा यह हाल हो गया ना। आई एम सॉरी ना। और तुम्हें पता है तुम्हारे पापा मेरे घर आए हुए थे, क्योंकि तुम्हें उस ट्रिप पर कहा था ना मैंने कि तुम मेरे पास आकर रहो। पर उन्हें कैसे पता चल गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वह आकर के बहुत गुस्सा कर रहे थे और बोल रहे थे कि मेरी लड़की है वह, तुम लोग उसे अपने घर नहीं रख सकते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। अनु इतना सब कुछ कहे के अचानक से वंश की तरफ देखी। वह तो बिल्कुल भूल ही गई थी कि वह वंश के कैबिन में है, तो वंश भी वहाँ होगा। वह फ़ौरन से अपना सर झुका लेती है और बोलती है, गुड आफ्टरनून सर। आई एम सॉरी, मैं वर्षा की तबीयत को सुनकर के पूरी तरह से परेशान हो गई थी। आई एम सॉरी, मैं आपको देख नहीं पाई। वंश बोला, इट्स ओके। तभी विशेष भी कैबिन में आया और उसे बॉक्स के साथ एक फ़ाइल था, उसने फ़ौरन से वंश को दिया। वंश ने उस फाइल को पकड़ा और पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके फेस के रिएक्शन चेंज हो रहे थे। वह फाइल को वर्षा की तरफ बढ़ाया और बोला, इसे ध्यान से देखो, क्या लैब में टेस्टिंग में भी अब झूठा होता है? नहीं ना? वर्षा ने उसके हाथों से फाइल ली और वह भी देखने लगी। फूड में पॉइजन है, यह टेस्टिंग में प्रूफ हुआ है। यह देखते ही उसकी हाथों से फाइल नीचे ज़मीन पर गिर गया और वह एक कदम पीछे हट गई। उसे धक्का सा लगा था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। जिसे उसने अपना समझा, उस इंसान ने भी बचपन से लेकर आज तक उसकी परवरिश किया। भले ही वह किसी लालच में ही आकर के किया, मगर आज इस तरह से जहर देने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वह वहीं ज़मीन पर रोते हुए बैठ गई। उसको इस तरह से रोता हुआ देख करके वंश के तो दिल में दर्द हुआ और वह फ़ौरन से वर्षा के पास आया और उसे कंधे से पकड़ के उसे सोफ़े पर बिठाया और बोला, तुम्हारे यह गाल पर कैसा निशान है, बताओ मुझे। वर्षा पूरी तरह से घबरा गई। उसने मेकअप से निशान छुपा लिए थे, पर वंश की नज़र से तो वह नहीं छुपा सकती। वर्षा ने एक गहरी सांस ली और बोली, सर मेरी मदद के लिए थैंक यू, बट दिस इज़ नॉन ऑफ योर बिजनेस, इट्स माई पर्सनल मैटर। इतना कहकर वह वंश के कैबिन से बाहर निकलने लगी थी। तभी वंश उसके हाथों को जोर से पकड़ करके कैबिन में खींचा और बोला, क्या कहा तुमने? यह तुम्हारा प्रॉब्लम है? जी नहीं, यह मेरा प्रॉब्लम है। और जो आज खाना तुम खा लेती, सोचो आज क्या हो जाता। सोचो यह ब्लेम इस कंपनी पर लगता, मेरे ऑफिस पर, मेरे ऊपर क्या जवाब देता फिरता। और तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। उसको इस तरह से कन्फ्रेंस करते हुए अन्नू और विशेष बड़ी बड़ी आंखें किए हुए बस इस वक्त वंश को ही देखे जा रहे थे। वर्षा फिर से रोने लगी और बोली, वह आज सुबह में आए हुए थे और उन्होंने मुझसे बहुत बहस किया और मैंने जो उनसे कहा कि मुझे जल्दी जाना होगा ऑफिस, मुझे लेट हो रहा है, मैं आपकी यह बातें बाद में भी सुन सकती हूँ और आप मुझे सुना सकती हो, मगर इतना कहते ही उन्होंने मुझे एक थप्पड़ लगा दिया और फर्श पर पड़ा पहले से कांच जो उन्होंने ही तोड़ा था वही चुभ गया और मेरा ध्यान भी नहीं रहा। और अभी खाने में जहर, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि इसके पीछे आखिर वह क्या सोच रहे हैं, उनका मकसद क्या है, वह मुझे क्यों मारना चाहते हैं। इतना सुनकर के वंश की हाथों की मुठियाँ कस गई। वह आंखों में गुस्सा लिए हुए खड़ा हो गया और दीवार पर अपने हाथ को मारा और बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुम उस किराए के घर में नहीं रहोगी, तुम अभी के अभी अनु के घर में जाओगी, यह मेरा ऑर्डर है। और तुम बिल्कुल भी उस आदमी से नहीं मिलोगी। वह तुम्हारा बाप नहीं है, वह तुम्हें जन्म नहीं दिया है, वह तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी। वंश की आंखों में एक जुनून था, एक गुस्सा था और वह सिर्फ वर्षा के खोने का डर था।
वर्षा उसकी आंखों में देखकर खुद के लिए इतना केयर, अपनापन देखकर पिघलने लगी थी। मगर फिर अचानक से वो सोफे से उठी और बोली, जी नहीं, अब मैं जैसी हूँ वैसे रहने दीजिए मुझे। आप अपना काम कीजिए, मैं जहाँ ठीक लगेगा मैं वहाँ रह लूँगी। आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वंश उसके करीब आया और कहने लगा, तुम क्या चाहती हो कि मैं उस आदमी को जान से मार दूँ? नहीं तो फिर मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो और मेरी बात माना करो। क्यों मेरी बात नहीं मानती हो यार? वह टेबल पर हाथ मारते हुए बोल रहा था। वर्षा एक पल के लिए घबरा गई। सही तो कह रहा था ना वंश उससे कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। वह किसी प्रॉब्लम में है, वह चाहता है कि उसे सारी प्रॉब्लम से दूर रखे। मगर वर्षा अपने मन की करती थी, उसकी बातें जानबूझकर नहीं मानती थी। अनु उसके पास आई और कहने लगी, वर्षा, वंश सर सही कह रहे हैं, उनकी बात तुम मान लो। मुझे भी अंकल की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। वह अजीब तरह से गुस्सा होकर के आए हुए थे। आखिर उन्हें पता कैसे चला? मुझे भी यह बात बार बार खटक रही है। वंश अनु से बोला, तुम वर्षा को लेकर के घर जाओ और हाँ, मैं 2 बॉडीगार्ड्स भी तुम्हारे घर पर भेज दूंगा। कोई भी बात हो मुझे डायरेक्ट कॉल करना। वंश की बातें सुनकर के अनु हाँ में सर हिलाई। वंश बोला, विशेष जाओ इन लोगों को घर छोड़ कर आओ। विशेष ने हाँ में सर हिलाया और उन दोनों को लेकर के ऑफिस से बाहर चला गया। वंश ने कॉल किया और बोला, अब टाइम आ गया है कुछ करने का, क्योंकि आज वर्षा ने मेरी बात मानी है और तुम मेरी बात मानो। फ़ौरन से उस इंसान को वहाँ से उठाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ से और किसको उठाना है। राज हाँ में जवाब दिया और बोला, लगता है तुम्हारा रास्ता धीरे धीरे सही हो रहा है। इतना कहकर वह स्माइल करने लगा। वंश इस वक्त गुस्से में था और बोला, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो सही यही होगा कि तुम आ जाओ मेरे पास। राज बोला, ओके, बस तू 10 मिनट रुक, मैं आता हूँ। बाहर जैसे ही विशेष वर्षा और अन्नू के साथ निकल रहा होता है कि एक बड़ी सी गाड़ी उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई। उस कार से दामिनी जी बाहर आई, उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स भी थे। जब वह विशेष को देखी तो सारे बॉडीगार्ड्स को हाथों के इशारे से रोक दी। वह सारे बॉडीगार्ड्स ऑफिस के बाहर ही रुक गए। अनु पहले से ही उस ऑफिस में जॉब करती थी तो उसे पता था कि यह कौन है। वह वर्षा से कहने लगी, यह वंश सर की दादी माँ है जो बहुत सालों से इस ऑफिस को संभाल के रखी हुई हैं। इतना सुनना था कि वर्षा हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। उन्हें देख कर के विशेष दौड़ता हुआ उनके पास गया और बोला, मैडम आप यहाँ? दामिनी जी कदम आगे बढ़ाई और बोली, क्यों, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। विशेष बोला, नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। अभी वो बोल ही रहा था कि तभी दामिनी जी वर्षा के करीब आई। वर्षा की हालत इस वक्त कोई भी देखे तो पहचान जाए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। दामिनी जी की नज़र वर्षा पर गई तो उन्हें समझते देर न लगी वर्षा किस हालत में है। इस वक्त वह कहने लगी, जी आप कौन हैं? वर्षा कुछ बोलती उससे पहले ही विशेष बोला, यह इस ऑफिस की एम्प्लॉय है। वह आगे बोलता कि दामिनी जी हाथों से इशारे करते हुए उसे शांत कर दी और बोली कि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ ना। वह दोबारा वर्षा की तरफ देखते हुए बोली, तो बताइए आप यहाँ क्या कर रही हैं? वर्षा हिचकिचाते हुए बोली, बस मैं इस ऑफिस में जॉब करती हूँ और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं घर जा रही हूँ। वर्षा एक ही सांस में सारी बातें बोल दी। तभी राज की गाड़ी आकर रुकी। राज जल्दी से कार से बाहर निकला तो वह देखता है कि दामिनी जी वहाँ खड़ी हैं। तो वह फ़ौरन से उनके पास आकर के उन्हें प्रणाम करता है और बोला, दादी माँ आप यहाँ कैसी हैं? दामिनी जी बोली, मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो और इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? राज बोला, मैं ठीक हूँ, बस वंश का ऑर्डर है कि मैं जल्दी से उसके पास पहुँचूँ। तभी उसका ध्यान वर्षा की तरफ गया और बोला, वर्षा आप कैसी हो, ठीक तो हो ना? यह सुनकर के वर्षा ने हाँ में सर हिलाई। वंश तो मेरा जान खाए जा रहा है, आपको पता नहीं क्या हो गया है।
आपकी वजह से वह इतना परेशान हो गया है। वह फ़्लो में इतने सब कुछ बोल दिया कि उसे बिल्कुल भी ख़्याल ही नहीं था कि वह सबके सामने क्या बोल दिया। दामिनी जी आंखें बड़ी किए हुए राज को देख रही थी और कहने लगी, क्या मतलब है आपका? राज कहने लगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और दामिनी जी का हाथ पकड़ के वह ऑफिस के अंदर लेकर गया। वहीं अनु और वर्षा को लेकर विशेष कार में बैठने को बोला और अनु के घर की तरफ निकल पड़ा। उधर राज दामिनी जी के साथ ऑफिस में एंटर करता है। सभी एम्प्लॉय दामिनी जी को देख कर के खड़े हो जाती हैं और उनका वेलकम करती हैं। दामिनी जी भी खुशी खुशी सारे एम्प्लॉय से मिलती हैं और वंश के कैबिन में एंटर करती हैं। वंश इस वक्त सोफे पर बैठकर गहरी सोच में डूबा हुआ था कि उसके कैबिन में कौन आया। उसे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। उसे इस तरह से सोचों में डूबा हुआ देखकर दामिनी जी उसके करीब आकर बैठ गई और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, कहाँ खोया हुआ है मेरा बेटा? मैं यहाँ तक आ गई, उसके पास बैठ गई और उसको थोड़ा भी भनक नहीं लगा, वरना यह तो मेरी कदमों की आहट से दूर से ही पता कर लेता था कि मैं आ रही हूँ। आज क्या हुआ? राज दामिनी जी के करीब आया और उनके पैरों में बैठकर कहने लगा, दादी माँ, क्योंकि आपके बेटे को किसी से बहुत बहुत इश्क हो गया है, प्यार में डूबा है आशिक। दामिनी जी यह सुनकर के हैरानी से वंश की तरफ देखने लगी। वंश शर्माए हुए अंदाज में दामिनी जी की तरफ देख रहा था। दामिनी जी उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ के अपने करीब की और उसके माथे को किस कर ली और बोली, कौन है वह लड़की बेटा? तभी राज बोला, दादी माँ, आप उनसे अभी अभी मिल चुकी हैं। दामिनी जी हैरान हुई और बोली, क्या मैं? तब तबीयत खराब है। अचानक से उन्हें ख्याल आया, अच्छा वो दरवाजे पर। राज बोला, जी हाँ दादी माँ, वही वर्षा। अच्छा, यह सुनकर दामिनी जी थोड़ी हैरान हुई और बोली, अच्छा तुझे बहुत पता है, बट जहाँ तक मुझे पता है वंश को तो ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं, मगर वर्षा तो कुछ अलग है। अचानक से लड़की में इंटरेस्ट कैसे जग गया मेरे बेटे को? तभी वंश ने अपनी दादी को गले से लगा लिया और बोला, दादी माँ, और आप भी तंग करने लगेंगी, यह तो हमेशा परेशान करता है मुझे। आप भी। इतना सुनकर दामिनी जी स्माइल करने लगी और बोली, नहीं बेटा, मैं टांग नहीं खींच रही हूँ। अब बताइए, वर्षा के मम्मी पापा से मिलकर रिश्ते की बात कर देती हूँ मैं। आप बताइए, कहाँ है वर्षा का घर? इस बात को सुनकर वंश और राज एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी दामिनी जी उन दोनों को देखते हुए बोली, क्या बात है? कुछ बात है क्या? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? वंश घबराते हुए बोला, दादी माँ, वर्षा का इस दुनिया में कोई नहीं है, वह अनाथ है। दामिनी जी इतना सुनते ही बोली, तो क्या हो गया, मैं हूँ ना, मैं बात करूँगी। तभी वंश बोला, दादी माँ, अभी मैं कोई भी वर्षा को लेकर रिस्क नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल गया वर्षा के बारे में तो वर्षा को वह लोग नहीं छोड़ेंगे। वर्षा को कुछ हो जाए, मैं यह बिल्कुल नहीं चाहूँगा। दादी माँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बिल्कुल खोना नहीं चाहता हूँ। आपको तो अच्छे से पता है ना मैं माँ को किस हालत में रखा हुआ हूँ, और फिर आपको भी तो छुपाना है ना। और फिर मैं अभी सबको नहीं बताना चाहता कि मैं वर्षा से कितना मोहब्बत करता हूँ। वर्षा मेरी जान है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। दादी माँ। दामिनी जी अच्छे से समझ रही थी कि वंश को वो प्यार कभी नहीं मिला है जो उसे चाहिए, और अगर वह प्यार वर्षा से मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, किसी तरह से वंश खुश रहे। वह कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, और आप कह रहे हो तो मैं अभी शादी की भी बात नहीं करूंगी। आप जब बोलोगे तब मैं करूंगी। आप कल ही आए हुए हैं ट्रिप से, मगर घर नहीं आए। वंश बोला, दादी माँ, आपको पता है ना, घर आने का मतलब उन लोगों को खबर होना कि मैं अपने काम से बेखबर हो गया हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दुश्मनों को कुछ भी खबर मिले। दादी माँ,
माँ कैसी हैं? दामिनी जी बोली, बस उनकी हालत वैसी ही है, कोई भी उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। वह आंखें बंद किए हुए बोला, दादी माँ, बहुत जल्द और सब खत्म होने वाला है। आप बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करिए, आप बस अपना ख्याल रखिए। और सेरा को मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या करना है, आप बस देखते जाइए। आप पर तो कोई भी आँच में आने नहीं दूंगा, और ना ही मैं सिंघानिया परिवार पर कुछ भी हो जाए। इस वक्त को देखते हुए, जो काफ़ी ज़्यादा ही गंभीर था, इसको देखते हुए राज बोला, अच्छा ठीक है, चल मेरा काम ख़त्म, मैं जाता हूँ। वंश उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, अभी तुम्हें बहुत कुछ काम करना है, क्योंकि अभी तो दुश्मन पकड़ा गया है। दामिनी जी खड़ी हो गई और बोली, ठीक है, आप लोग काम करो, फिर मैं चलती हूँ। वंश भी खड़ा हुआ और दामिनी जी के गले लगा करके बोला, ठीक है दादी माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं कॉल करता हूँ यहाँ से निकलने के बाद में। आप सेरा के साथ घर जाओ, मैं सेरा से मिल चुका हूँ। दामिनी जी वहाँ से चली गई। सेरा दामिनी जी का बॉडीगार्ड था, जो कि दामिनी जी को हर किसी से बचा लेने की शक्ति उसमें था, इसीलिए वंश दामिनी जी को लेकर के बेफिक्र रहता था। वंश बोला, अब बताओ क्या किया जाए? उसने आज मेरी वर्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। उसने खाने में जहर दिया था। अगर वर्षा वो खाना खा ली होती तो आज पता नहीं क्या हो जाता। इतना सुनकर के राज बोला, तुम फिक्र नहीं करो, मैं हैंडल कर लूँगा अपने तरीके से। और हाँ, एक बात बता देता हूँ, अंशिका आ रही है कल। अंशिका का नाम सुनते ही वंश खुशी से झूम उठा और बोला, क्या अंशिका आ रही है? तब तो मेरा बहुत सारे काम हो जाएंगे। मैं तो कब से आने का उसका इंतज़ार कर रहा था, मगर पता नहीं वह कौन सी दुनिया में गुम हो गई थी। चलो कल मिलते हैं। शाम हो चुकी थी, ऑफिस से छुट्टी हो चुकी थी, कुछ एम्प्लॉय चले गए थे और कुछ जाने वाले थे। तभी विशेष भी अनु को और वर्षा को छोड़ करके ऑफिस आ चुका था और बोला, बॉस, मैं अनु और वर्षा जी को घर छोड़ दिया। राज यह सुनना था कि बोला, अच्छा अनु जी, ओ हो, साहबजादे को अनु जी पसंद आने लगी है। बताइए विशेष जी, अनु जी के बारे में, आपको अनु जी पसंद है ना? मुझे तो उस ट्रिप के बाद ही पता चल गया था कि अभी वह कुछ आगे बोलता कि तभी विशेष कहने लगा, बड़े भाई आप भी ना कुछ भी, ऐसा कोई बात नहीं है। वंश बोला, अच्छा ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, फिर कल से अन्नू को बोल देना ऑफिस ना आए। तभी विशेष हैरानी से वंश की तरफ देखने लगा और बोला, ऐसे कैसे बॉस, ऐसा नहीं हो सकता है। अनु ने क्या किया है? आप उसे जॉब से क्यों निकाल रहे हैं? इतना सुनकर के दोनों हंसने लगे। विशेष समझ गया कि दोनों उसकी टांग खींच रहे थे। तीनों एक साथ गाड़ी में बैठे और चल पड़े। विशेष ड्राइविंग कर रहा था। राज ने एक कॉल किया और बोला, जल्दी से मैं जिस आदमी का फ़ोटो भेजा हूँ उसे उठा लो और तुम्हें एड्रेस सेंड कर दे रहा हूँ, वहीं लेकर आओ, हम लोग पहुँच रहे हैं। इतना कहकर वह फ़ोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद वह तीनों घोंसला फैक्ट्री पहुँचे। यह फैक्ट्री राज की थी, बट यह बहुत सालों से बंद हो चुकी थी। उन तीनों के जाने के बाद एक आदमी को उसके आदमियों ने काले कपड़े से उस आदमी का फेस ढककर लेकर आए और बोले, साहब हमारा काम हो गया। और उसे चेयर से बांध करके वहीं उसके सारे आदमी खड़े हो गए। वह बोला, ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। वह कोई और नहीं बल्कि वर्षा के पापा थे। वह चिल्ला कर के बोल रहे थे कि तुम लोग जो भी कुछ कर रहे हो यह बहुत गलत कर रहे हो, छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारा पैसा वक्त वक्त पर तो दे रहा हूँ ना, फिर क्या दिक्कत है? यह सुनकर के राज बोला, तुम जो सोच रहे हो वह हम नहीं हैं। उन गुंडे की तो कब से रास्ता ही बदल चुका है। अब बताओ, तुमने अपनी बेटी को खाने में जहर क्यों मिलाया था? यह सुनकर के बनवारी लाल गुस्से में तिल मिला उठा और बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं जहर नहीं मिलाया। राज गुस्से में बोला, तो फिर वह जहर कहाँ से आ गया? अपने आप तो नहीं आ सकता। तो बनवारी लाल को लगा कि वह लोग पुलिस हैं। वह कहने लगा, साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपनी बेटी को क्यों जान से मारना चाहूँगा। मैं कोई जहर वहर नहीं दिया था।
उसे वह सिर्फ नाटक कर रही है। उसने अपने ही ऑफिस में जाकर के अपने ही बॉस को पटाने की कोशिश कर रही है और मैं उसे समझाता हूँ तो फिर समझती ही नहीं है, उल्टा मुझे ही सुनाती है, मुझे मारती है। इतना सुनकर राज पूरी तरह से हैरान था। वह अपने आदमियों से बोला, इसे यहाँ से ले जाओ। उसके आदमी आए और बनवारी लाल को वहाँ से लेकर चले गए और एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। राज बोला, वंश तुझे क्या लगता है आगे क्या करना चाहिए? वंश गुस्से में था और बोला, इसे यहीं रखो, मैं बताऊंगा कि क्या करना है। और वह अपने कार में बैठ गया, विशेष टाइपिंग करने लगा। राज भी अंशिका के आने की खुशी में प्रिपरेशन करना था तो वह भी चला गया। अचानक से उसके पास फिर से वंश का फ़ोन आया। मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, मुझे वर्षा के पापा से बात करनी है, मीटिंग फिक्स करो आज रात को। वंश की बातें सुनकर राज गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, जब मन कर रहा है तब तो मुझे अपनी उंगली पर नचा रहा है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। इतना कहकर वह अभी फ़ोन काटने ही वाला था कि वंश बोला, ना 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 बच्चा, यह गलती बिल्कुल मत करना, फ़ोन तो काटना ही नहीं, जल्दी मीटिंग फिक्स करो, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। इतना कहकर वह फ़ोन कट कर दिया। अब राज का गुस्सा फूट पड़ा और वह बोलने लगा, जब देखो तब मुझे ऑर्डर जमाता रहता है, यह करो वह करो ऐसे करो, थोड़ा सा भी सोचना नहीं है। अब राज बाबू कर ही क्या सकते हैं, उन्हें काम तो करना ही पड़ेगा वंश का। क्या करेगा वंश और वर्षा के पापा के साथ? क्या वर्षा अपने पापा के किडनैप होने का राज जानकर वंश से नफरत करेगी या प्यार? यह जानने के लिए आगे स्टोरी जारी रहेगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।